नमस्कार, आपका जिला आपकी खबर लिए मैं अनामिका अजय मिश्रा। आज सीएम मनोहर लाल ने राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में पौधा लगाकर राज्य स्तरीय वन महोत्सव की शुरुआत की। वहीं राज्य स्तरीय कार्यक्रम के लिए सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इस दौरान कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। इतिहास अगर हम देखते हैं तो हजारों साल का इन पेड़ों का महत्व है और इन पेड़ों के नाते से यानी हम लोग जिस प्रकार से उनकी आज भी पूजा करते हैं, मैं वन विभाग को बधाई दूंगा कि वन विभाग के लोगों ने, हमारे कंवरपाल जी ने जिस प्रकार की योजना रखी कि जो हमारे वृद्ध पेड़ हैं, इन वृद्ध पेड़ों के लिए पेंशन की जो योजना शुरू की, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व योजना है। ये केवल मैं समझता हूँ हरियाणा में ही इसकी पहल हुई है, ऐसा समाचार हमको कहीं मिलता नहीं है। पौधा जो होता है, पेड़ कभी लगाया नहीं जाता, वास्तव में पौधे ही लगाए जाते हैं। पौधा जो है बचपन का रूप होता है और उस पौधे को बचपन के नाते से जब लगाते हैं, बाद में उसका रक्षण भी करना पड़ता है, क्योंकि हम देखते हैं कि पेड़ लगाते हैं बहुत हैं। हमने पहले टारगेट करोड़ों का पहले भी लिया है, इस बार भी हमारा टारगेट 3 करोड़ पेड़ों का है। लेकिन पेड़ लगाना तो शायद बहुत आसान भी है और लग भी जाते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि उन पेड़ों की रक्षा सुरक्षा करना, कम से कम प्रारंभिक 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का जो पौधा है, जब तक वो जड़ नहीं पकड़ लेता तब तक की उसकी रक्षा सुरक्षा करना ये बहुत अनिवार्य है। हमने पिछले वर्ष एक योजना बनाई थी कि हमारे जो छात्र हैं, स्कूली छात्र, 6ठी से लेकर के और 12वीं तक के हर जो छात्र है एक पौधा लगाएगा और 3 वर्ष तक उसकी सुरक्षा करेगा। हमने 3 वर्ष तक उसको हर 6 महीने बाद 50 रुपया देने की व्यवस्था की थी। क्यों की थी? इसलिए की थी कि उसको थोड़ा लालच रहेगा, लेकिन उसके कारण से उस पेड़ की, उस पौधे की वो 3 वर्ष तक सुरक्षा भी करेगा। और 3 वर्ष तक सुरक्षा अगर पौधे की हो जाती है तो जैसे मैंने पहले कहा, वो जड़ पकड़ जाता है। वो योजना हमारी पौधगिरी के नाम से सफल हुई। इस बार फिर उसी प्रकार से हम योजना बना रहे हैं। आज जैसे हमने एक पौधारोपण पौधशाला इस नाते से जो स्कीम का लॉन्च किया है, उसमें भी हम इस पौधशाला के माध्यम से हर एक व्यक्ति को, हर एक विद्यार्थी को कि जो हमारी नर्सरीज हैं, कहां से किस प्रकार का पौधा हमको मिल जाएगा, उस पौधे को वहां से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पौधशाला के माध्यम से हमको ये भी जानकारी मिलेगी कि कहां से कौन सा पौधा हमको मिल सकता है। एक और बहुत जल्दी ऐप हम लेकर आने वाले हैं, वो है टैगिंग, जियो टैगिंग, पौधे की जियो टैगिंग। इसका एक ऐप जल्दी विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसमें से जब जो पौधा लगाया जाएगा वो किस स्थान पर लगा है और उसी स्थान पर हर 6 महीने बाद उसका अगर चित्र लेकर के अपलोड किया जाएगा तो ये सुनिश्चित होगा कि जिस पौधे को लगाया था वही पौधा हर 6 महीने बाद उसका चित्र लेकर के और अपलोड किया जा रहा है, ताकि वो आगे चल करके और हमें सुनिश्चित हो सके कि ये पौधा 3 वर्ष अथवा 5 वर्ष तक इसको। कुरुक्षेत्र में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में सांसद नायब सिंह सैनी, थानेश्वर विधायक सुभाष सुधार ने भी शिरकत की। किसान आंदोलन को देखते हुए भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। संदीप सिंह ने ब्रह्म सरोवर के वीआईपी घाट पर एक पौधा लगाया। संदीप सिंह ने टोक्यो ओलंपिक में देश की झोली में सिल्वर मेडल आने पर मीराबाई चानू को बधाई दी। हरियाणा में रविवार से वन महोत्सव की शुरुआत की गई। सोनीपत जिले में भी डिप्टी कमिश्नर और उपमंडल अधिकारी नागरिक ने पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जिले में वन विभाग ने अलग अलग प्रजातियों के विभागीय पौधारोपण का 4,78,000 पौधे लगवाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही गांव बड़वासनी में एक ऑक्सीजन बाग लगाने का कार्य भी वन विभाग की तरफ से शुरू कर दिया गया है। लोग ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें, परवरिश करें। ये सब का कार्य है और बड़ा पुण्य का कार्य है। और हम सबको मुफ्त पौधे दे रहे हैं और इसके अतिरिक्त हम काम भी करवा रहे हैं। पंचायतों की जो ज़मीनें हमें मिली हैं उसमें भी पौधारोपण करवाया जा रहा है। शिक्षण संस्थान है उनमें भी करवाया जा रहा है। जो किसानों के खेत हैं। इंद्री के विधायक रामकुमार कश्यप ने 72वें वन महोत्सव के अवसर पर इंद्री में पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर 4,000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अवसर पर वन विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए।
कश्यप ने कहा कि क्षेत्र को हरा भरा बनाएं और शिमला जाने से बचें। साथ ही उन्होंने कहा सरकार ने 75 वर्ष की उम्र पूरे कर चुके पेड़ों के रखरखाव के लिए 2500 रुपये प्रतिवर्ष पेंशन देने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है और स्कूलों में बच्चों से भी पेड़ पौधे लगाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि किसानों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के साथ बैठकर समस्या का समाधान करना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना जायज है और संविधान भी इसकी इजाजत देता है, लेकिन किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं, हम आज मेरी पार्क के साथ जो जंगल है, जो वन विभाग की जगह है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में पेड़ लगे हुए हैं और आज हरियाणा सरकार की तरफ से सारे हरियाणा में वन महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वन विभाग की तरफ से ये वन महोत्सव के अवसर पर यह प्रोग्राम किया गया है। यहाँ पर अभी देख रहे हैं 10-12 पेड़ लगाने का काम किया है। इसमें नीम के भी हैं, पीपल के भी हैं, अन्य पेड़ लगाए हैं। तो वन महोत्सव के अवसर पर ये सारा पेड़ लगाने का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत इस जंगल में जो है 4 करनाल के पंचायत भवन में 72वें वन महोत्सव पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद और प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े और प्रदेशवासियों को अधिक से अधिक पौधारोपण करने की, उनकी देखभाल करने के लिए जागरूक करने की बात कही। वहीं सांसद संजय भाटिया ने भी इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान आज भी खेतों में काम कर रहे हैं, जिससे साबित होता है कि किसान समझ गए हैं कि 3 कृषि कानून उनके हक में बनाए गए हैं। केवल कुछ लोग और कुछ संगठन राजनीतिक फायदा लेने के लिए उन्हें भ्रमित करने में लगे हुए हैं। आज वन महोत्सव के कार्यक्रम पर मैं आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रांत को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये 72वां वन महोत्सव कार्यक्रम मनाया। जिला स्तरीय कार्यक्रम था, यहाँ पर आए पौधारोपण और हमने आज मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी को भी सुना। उन्होंने भी जल संरक्षण के लिए बात करी और मुख्यमंत्री जी तो अनेक बातें बताई। माननीय कंवरपाल जी ने बताई कि जो अपने छात्र हैं उनके साथ इस वृक्षारोपण को भी जोड़ने जा रहे हैं और ऐसा प्रयास है। मैं देखता हूं कि किसान आज भी खेत के अंदर काम कर रहा है। किसान इस बात को समझ चुका है, जो ये कृषि कानून आया उनमें उनका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ संगठनों ने, हो सकता है उनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, कुछ मेरे किसान भाइयों को भ्रमित भी किया है। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपना पक्ष समाज के आगे, किसानों के आगे रखें और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि मोदी जी किसानों का कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। पूर्व सीएम ओपी चौटाला रविवार को जींद के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खटकर टोल प्लाजा पर किसान धरने में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि ओपी चौटाला को किसान नेताओं ने बोलने का मौका नहीं दिया। जब पूर्व सीएम ने किसानों को संबोधित करने के लिए माइक मांगा तो किसान नेताओं ने उन्हें माइक नहीं दिया। एक बार तो चौटाला ने यह तक भी कहा कि 1 सेकेंड के लिए माइक दे दो, लेकिन फिर भी किसानों ने माइक नहीं दिया, जिसके बाद गुस्से से भरे ओम प्रकाश चौटाला किसानों के धरने से बैरंग लौटने पर मजबूर हो गए। उधर पूरे मामले में किसान नेताओं का कहना है कि उनका धरना किसी राजनीतिक अखाड़े का मंच नहीं है। ये किसानों का पहले से ही मन साझा करने का कानून बना हुआ है खटके टोल पर। भाई कोई भी राजनेता नहीं बोलेगा, जे राजनेता बोलेगा तो ये धरना टूट जाता। आज ये हमारी व्यवस्था खराब हो गई थी। जो लोग आज आए हैं 8 भी ना थे, एक भी आदमी नहीं दिखाई दिया। वो सिर्फ माइक के चासुरु थे। मानना है समर्थन देना, समर्थन कौन दिया भाई, डोगा। जींद के किसानों ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के बाद अब हरियाणा में ट्रैक्टर परेड का फैसला किया है। 15 अगस्त को किसान जिले भर में रोष मार्च निकालेंगे। किसानों का कहना है कि वो 15 अगस्त को मंत्रियों का विरोध करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवार होकर खुद अपनी झांकियां निकालेंगे। 15 अगस्त को हम शांतिपूर्ण 15 अगस्त मनाएंगे, अपनी झांकियां निकालेंगे। जो किसानों के औजार हैं वो ट्रैक्टर ट्रालियां में धरेंगे और पुराने जो हैं और शहीदों को नमन करेंगे और शांतिपूर्वक अपना एक मार्च काटेंगे शहर में को, और फिर वापिस यहीं आ जाएंगे। रूट मार्च आज हमने बना लिया है। तो कोर कमेटी जो हमारी वो भी वहाँ पर नहीं रुकेगी। उसको या तो जाते हुए काले झंडे दिखाए जाएंगे कहीं दूसरी जगह पर, या फिर जहाँ से उसका रूट आने का वहाँ पर इस किस्म का कार्यक्रम तो हो सकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत विचार ये है, जो राष्ट्रीय त्यौहार है 15 अगस्त का, 26 जनवरी, ये हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, इनके हम को किसी प्रकार। बीजेपी सांसद रतनलाल कटारिया रविवार को यमुनानगर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से कई मुद्दों पर बातचीत की।
पेगासस जासूसी कांड पर कटारिया ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कटारिया ने कहा कि कोई जासूसी नहीं हो रही, ये बातें विदेशों में रची साजिश है और कांग्रेस और उसके मित्र दल भारत को बदनाम करने के लिए इसको हवा दे रहे हैं। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कोरोना से भारत की अर्थव्यवस्था तबाह होने की बात पर कहा कि आज जहां कई देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, लेकिन भारत ऊंचाइयां छू रहा है। उधर दिल्ली हरियाणा जल विवाद पर कटारिया ने बिना नाम लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल को घेरा, कहा कि वो बेकार की बात करते हैं। जासूसी कांड की बात है, ना किसी की कोई जासूसी हो रही है, ना हमारी सरकार के किसी एजेंडे में है। पारदर्शिता से बिल्कुल प्रशासन चल रहा है। अरे अगर आपको जासूसी लगती है, आओ ना, लोकसभा के अंदर आइए, बहस करिए। वहां तो बहस करते नहीं, लोकसभा तो बंद करके रखी हुई है। और थूको और भागो, थूको और भागो, बहस के लिए तैयार नहीं है, चर्चा के लिए तैयार नहीं है। तो ये जो जासूसी की बातें हैं, ये विदेशों में रची एक साजिश है और कांग्रेस और उसके अंतरंग मित्र दल भारत को बदनाम करने के लिए इसको। अंबाला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने शिरकत की। स्वास्थ्य मंत्री ने रक्तदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रक्त मानव जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विज्ञान ने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन कृत्रिम रक्त की एक बूंद तक नहीं बना सकते। विज ने कहा कि लोगों के दान दिए हुए रक्त की वजह से कई लोगों की जिंदगियां बचाई जाती हैं। रक्तदान महादान है। मनुष्य ने बहुत प्रगति कर ली, साइंस ने बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की, लेकिन ये भी सत्य है कि मानव जीवन के लिए आवश्यक रक्त की एक बूंद भी कृत्रिम तौर पर बनाई नहीं जा सकती। सोनीपत में धानकान बस्ती के लोगों ने मुरथल रोड पर जाम लगाकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि सीवर का पानी उनके घरों में पहुंच रहा है, उनके घरों की नींव कमजोर हो रही है। बस्ती के लोगों की यह भी शिकायत है कि गंदे पानी से वो बीमार पड़ रहे हैं। प्रशासन चुप है। लोगों के लिए गंदगी बनी आम। सोनीपत में जनता ने लगाया जाम। गंदगी से लोगों का बुरा हाल, बीमारी बन रही लोगों के लिए काल। सोनीपत की सड़कों पर चीखते चिल्लाते ये लोग किसी नौकरी के लिए गला नहीं फाड़ रहे, न ही किसी सरकारी लाभ के लिए घरों को छोड़ सड़कों पर आए हैं। कोट मोहल्ला क्षेत्र के नजदीक धानकान बस्ती के इन लोगों की समस्या आप सुनेंगे तो यकीन मानिए आप सरकारी महकमे को ही कसूरवार ठहराएंगे। लोग दिन भर काम करने के बाद घरों में चैन की सांस लेने और आराम की उम्मीद करते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए उनका घरों में रहना और आराम करना मानो हराम हो गया है। आपने इन लोगों का सड़कों पर संग्राम देखा, अपने परिवार के साथ रोते बिलखते और चिल्लाते देखा, लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं? शायद नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं इन लोगों के गुस्से की असल वजह क्या है, जिसे जानकर आपको भी इन पर तरस आएगा। इस घर के अंदर का नजारा देखिए। नहीं, हम आपको घर में लगे मकड़ी के जाले नहीं दिखा रहे, बल्कि फर्श पर फैली गंदगी से रूबरू करा रहे हैं। इस कमरे में किसी के लिए 1 मिनट रुकना भी संघर्ष से कम नहीं, लेकिन ये परिवार रात दिन यहीं रहता है। घरों में न रुकने का कारण घरों में घुसता गटर का गंदा पानी है, जो 24 घंटे घरों में बना रहता है और बीमारियों को जन्म देता है। इस गंदगी ने न सिर्फ लोगों का जीना मुहाल किया है, बल्कि घर के सदस्यों को बीमार, बहुत बीमार कर दिया है। हमारी एक ही मांग है सर, कोई हमें
हम देखो इतने पढ़े लिखे नहीं है, यहाँ हम नौकरी की मांग है, मजदूरी करते हैं हम लोग। एक बार तो सब्जी मंडी में पल्लेदारी का हमारा काम है सर। 200-300 रुपये हम कमाने वाले, हर रोज 500-600 रुपये की हमारी दवाई आती है हमारे घर में। हर बच्चा, इस घर में जितने भी घर हैं हर बच्चा बीमार है सर। उनमें बड़े से लेकर छोटा वायरल फैल चुका है सर। आपने घरों के अंदर की तस्वीरें देखी, अब आपको गली के हालात दिखाते हैं। आप सोच रहे होंगे जब घरों के अंदर के हाल है तो गलियों का क्या होगा। आपने सही सोचा, यहाँ तो इतने बुरे हाल हैं कि गलियों को पार कर अपने घरों की चौखट तक पहुँचना किसी संघर्ष से कम नहीं। गलियों से निकलती बदबू ऐसी है मानो सांस ली और प्राण निकल जाए। सीवरों का पानी सारा घरों में बढ़ चुका। हमारी सीवर लाइन पूरी ब्लॉक है। इसको लेकर हम एमसी के पास गए थे। एमसी ने पूरी गली खुदवा करी। ये जितने खड्डे हो रहे हैं सीवर नहीं गली में, गली में 5 सीवर थे, एमसी ने 10 सीवर बनवा दिए। उनकी कोई रिपेयरिंग नहीं करवाई, कुछ नहीं करवाया, खाली सीवर के सीवर खोद कर छोड़ दिए, पाइपलाइन तोड़ कर छोड़ दी। ये जो पाइपलाइन टूटी है इसका सारा पानी घरों में बढ़ गया। गटर से निकलती गंदगी को लोग ये सोचकर सहते रहे कि किसी दिन कोई जनप्रतिनिधि या प्रशासन का नुमाइंदा इसका समाधान करेगा, लेकिन गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा जब हालातों को देखकर भी अधिकारी आंख बंद कर चैन की नींद सोते रहे। शिकायत के बावजूद समाधान की बजाय आश्वासन मिलते रहे। पूरी गली खराब हुई है, आप वीडियो बना के देख सकते हैं। हमारे वार्ड के हैं जी सुरेंद्र नैयर जी, हम बार बार उनके पास जाते हैं, हमें कोई आश्वासन नहीं दिलवाते। घर में होने के बावजूद भी वो कहते हैं हम घर में नहीं। उनके घर से कोई ऐसे बोलता है। और निखिल मदान है जी हमारे यहाँ के मेयर, हम बार बार उनके पास जा चुके हैं, वो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। और सुरेंद्र MLA जी हैं, सुरेंद्र पवार यहाँ पे, हम भी उनके बार भी हजारों बार गए होंगे सर, कोई सुनवाई नहीं करते हैं हमारी। लोगों ने अपनी समस्या के लिए बिगुल तो फूंक दिया, अब देखना होगा कि इसके बाद भी सरकारी बाबू की नींद टूटती है या नहीं। देखने वाली बात होगी कि लोगों का ये संघर्ष कितना रंग लाता है। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। गोलाचीका से बिजली विभाग का नया कारनामा सामने आया है, जहां एक किसान को बिजली विभाग के खिलाफ ट्विटर पर शिकायत करना भारी पड़ गया। शिकायत से बौखलाए बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने किसान को फर्जी तरीके से बिजली चोरी दिखाकर 64,000 का नोटिस भेज दिया। दरअसल किसान ने बताया कि चक्रवाती तूफान आने से 31 मई को उनके खेत में लगे पोल तूफान आने से गिर गए थे, जिसे ठीक करवाने के लिए वो जेई, एसडीओ और एक्सीएन के 1 महीने तक चक्कर लगाता रहा, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। बल्कि पोल ठीक करने के लिए जेई ने 10,000 की मांग की, लेकिन गरीब होने के कारण वो पैसे देने में असमर्थ था। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री, बिजली मंत्री और विभाग के एमडी को ट्विटर के माध्यम से शिकायत की। तूफान आया और 1 महीना मेरे खेत में एच पोल गिरे हुए थे। मैं एसडीओ एक्शन जेई से सबसे मिल चुका था और 3 जेई हैं उस लाइन पे। तीनों ने मुझे 10,000 रुपये मांगने, रिश्वत लेने के लिए मांग की थी, जिसे मैं देने में असमर्थ था। सर मैंने 30 जून को ट्वीट किया और मेरा काम 5 दिन के अंदर अंदर हो गया, जिसके लिए मैंने मुख्यमंत्री का भी आभार व्यक्त किया। करनाल में नेशनल हाईवे पर एक कार में अचानक आग लग गई। जिस वक्त आग लगी उस वक्त कार में कार सवार भी थे जो दिल्ली से पंजाब की तरफ जा रहे थे। तभी सेक्टर 7 के पास गाड़ी में अचानक आग लग गई, लेकिन जैसे ही कार में आग लगी वैसे ही कार सवार कार से उतर गए। कार में रखा सामान भी तेजी से निकाला गया, जिससे जान की हानि होने से बच गई। ये हादसा जो है अभी थोड़ी देर पहले ये गाड़ी में ही चलते वक्त एकदम से आग लगी, तो इन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी रोक दी और रोकने के बाद तुरंत इन्होंने अपना सामान और खुद को अपने आप को बचाकर इन्होंने सामान थोड़ा सा दूर रख लिया। और जैसे ही आग ने रूप लिया एकदम से अचानक तेज से आग फैल गई और फैलते ही सारी गाड़ी में इतनी तेज से आग हुई कि इनके पास टाइम ही नहीं मिल पाया। विद इन 30 सेकंड ही इन्होंने सारा सामान जो है बाहर निकाल लिया। तो ये अच्छा हुआ कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ और सामान भी बच गया है। कार में आग लगी, जो यहाँ पर आगे पता किया है, एक कार में आग लगी थी, जिसमें फायर ब्रिगेड मौके पर पहुँच गई और आग बुझा दी है, जिसमें 4 आदमी थे जो अपना चंडीगढ़ साइड जा रहे थे। सुरक्षित है? सुरक्षित है।
किन कारणों से आग लगी अभी पता करते हैं, अभी पहुंचे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं तो किन कारणों आग लगी। तो आग पूरी गाड़ी पूरी जल गई? गाड़ी पूरी जल गई, गाड़ी पूरी जल। गाड़ी डीजल है या सीएनजी? गाड़ी डीजल बता रहे हैं अभी जल से। डीजल गाड़ी में फोन आया था हमारे पास, गाड़ी में आग दिल्ली से चंडीगढ़ जाने लग रहे थे तो वहाँ आग लग रही गाड़ी में, फिर गाड़ी। तो गाड़ी जल गई है पूरी? गाड़ी तो देखो जी वैसे यार काफी जल गई, लोग सुरक्षित हैं। बहादुरगढ़ में सीआईए पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी ने 30 जून को आसंडा गांव में एक सर्विस स्टेशन पर एक शख्स की हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए इंचार्ज ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस ने 32 बोर की एक अवैध पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने हत्या करने की वारदात को कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि उस पर पहले भी हत्या के 2 मामले दर्ज हैं। इतना ही नहीं, आरोपी आर्म्स एक्ट के तहत पहले गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं इस हत्या की वारदात को आरोपी के 4 साथियों ने मिलकर अंजाम दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी है। बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। एक 32 बोर का पिस्टल और 4 राउंड जिंदा बरामद हुए, जिसके खिलाफ सिटी थाना में आर्म्स एक्ट का अभियोग दर्ज कराया गया। जो इससे पूछताछ में इसने बताया कि 30 तारीख को आसंडा थाने के एरिया में सर्विस स्टेशन पर आसंडा के नजदीक एक युवक का मर्डर इन्होंने किया था, जिसमें इसके 4 साथी और थे। अभी वो इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। इसके 4 साथी और हैं। एक इसका साथी है कुकी जो बकरवारा गांव का रहने वाला है, एक मंसूर बाऊ रिटोली गांव का रहने वाला है, एक मंजीत उर्फ चित्ता बाणंद गांव का रहने वाला है, एक साथी और है इसका। बाकी हमारी जो अलग अलग टीमें लगी हुई है इसमें इनको पकड़ने के लिए जल्दी इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहादुरगढ़ के छुड़ानी गांव में ड्रेन टूटने के कारण करीब 500 एकड़ फसल बर्बाद होने के मामले में झज्जर के डीसी श्यामलाल पूनिया ने ड्रेन की सफाई का रिकॉर्ड तलब किया। अधिकारियों ने ड्रेन की सफाई के नाम पर कितने रुपए के एस्टीमेट पास करवाए, टेंडर के बावजूद ड्रेन की सफाई क्यों नहीं हुई और ड्रेन की लेवलिंग कब करवाई गई थी जैसे सवालों के जवाब मांगे गए हैं। डीसी श्यामलाल पूनिया ने जल भराव से बर्बाद हुई फसल का मुआयना भी किया। उन्होंने बताया कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और जांच की जाएगी कि कितने रुपए के एस्टीमेट ड्रेन की सफाई के नाम पर पास करवाए गए हैं। ओवरफ्लो हो रहा है तो उसकी मतलब मेन वजह यही है कि लेवल इसका मेंटेन नहीं है। तो एक तो इसका लेवल के लिए आज हिदायत करेंगे जो भी संबंधित हैं ऐसी साहब को बोल के, और आने वाले टाइम में अभी भी जो इसमें आगे मुझे बताएगा कि सफाई बहुत जगह में सफाई का अच्छे से हुआ नहीं, तो संबंधित की जिसकी ड्यूटी थी और जितने एस्टीमेट्स इन्होंने पास करवाए उनकी जांच होगी और आज ही इनको हिदायत होगी जो बचा हुआ पोर्शन है इसको अभी आने वाले 2 सप्ताह के अंदर इनको क्लियर कर दें।